नमस्कार, मेरा नाम भवु तुरसेकर है। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज मेरे पास ये खबर ऐसी आई है कि जिस पर खुद मेरा ही भरोसा नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन जबकि खबर आई है और अच्छे विश्वसनीय सूत्रों से आई है, तो उस पर भरोसा न करना एक बात है, लेकिन अगर राजनीति में ऐसा कुछ होने वाला है तो उसका विश्लेषण, एनालिसिस करना मुझे ज़रूरी लगता है। इसलिए वो खबर और उस बारे में मेरे विचार लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। हम देख रहे हैं कि पिछले एक महीने से, कम से कम एक महीने से 2024 को होने वाली जो लोकसभा इलेक्शन है, चुनाव है, उसके लिए बीजेपी और मोदी के खिलाफ कोई पर्याय खड़ा करने की कोशिश देश के सारे विरोधी दल अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। शुरुआत शरद पवार जी ने की थी महाराष्ट्र के, फिर ममता बनर्जी उसमें कूद पड़ी। बीच में जिनको कोई पूछता नहीं, वो यशवंत सिन्हा सामने आ गए थे, जिन्होंने पवार साहब के घर में एक मीटिंग की थी। और 7 सालों से मोदी के लिए अल्टरनेटिव ढूंढने वाले राहुल गांधी अपने तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन बात फिर वही आकर अटक जाती है कि अगर बीजेपी को हराना है या बीजेपी के खिलाफ कोई पर्याय खड़ा करना है, अल्टरनेटिव बनाना है, तो लीडरशिप कौन होगा, चेहरा क्या होगा। क्योंकि बीजेपी ने जो 2014-13 के आसपास काम शुरू किया और जीतने की जो सब मेहनत की, तो उसके लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी एक चेहरा सामने लाकर खड़ा कर दिया था, जो कि चेहरा 2001 की गुजरात के दंगे के बाद 12 साल बदनाम किया गया चेहरा था। पूरा देश का मीडिया, दुनिया का मीडिया और देश के सारे सेक्युलर और अपोजिशन पार्टीज बीजेपी के मोदी के खिलाफ इतना चिल्ला रही थी कि आखिर में मोदी साहब ने मीडिया की तरफ पीठ घुमा दी और मीडिया से बात करना भी छोड़ दिया। क्योंकि आप अगर खिलाफ ही बोलने वाले हो तो मुझसे बात करने की ज़रूरत क्या। मोदी जी ने इंटरव्यू देना भी बंद कर दिया था। लेकिन बात मुद्दे की इतनी है कि जिस ढंग से मोदी जी ने वो चुनाव 2014 का जीता, उसके बाद देश की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर हो चुका है। अब एक बात होती है कि चुनाव जब होते हैं तब चुनाव में मजबूत पार्टी होने से या संगठन होने से मतलब नहीं है, बल्कि लीडरशिप का एक आश्वासक चेहरा सामने होना ज़रूरी होता है। और वही बीजेपी की ताकत बनी है, यानी मोदी ये बीजेपी की ताकत बनी है। और अकेले मोदी जी नहीं है, हमने देखा है पिछले 7 साल में। और एक चेहरा सामने आया है जो आज देश का होम मिनिस्टर, गृह मंत्री है, अमित शाह, जो पार्टी के 3 साल अध्यक्ष रहे और अब गृह मंत्री बने हैं। उन्होंने भी पार्टी का इतना भक्कम संगठन किया और सिर्फ संगठन करके रुके नहीं, तो मोदी जैसे लोगों के सामने कम होने लगे, वैसे अमित शाह एक चेहरा बनकर सामने आए। पूरा बंगाल का चुनाव हमने देखा। चुनाव तो होने वाला बहुत पीछे था, लेकिन 6 महीने से अमित शाह बंगाल में जाके प्रचार की मेहनत कर रहे थे, तो वो दूसरा चेहरा था। और अब जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, 4.5 साल उत्तर प्रदेश में बिना चेहरे की 5 साल पहले चुनाव हुआ था, तब चेहरा नहीं था बीजेपी का। और बार बार पूछा जाता था कि आपके पास चीफ मिनिस्टर का चेहरा कौन सा है, क्योंकि सामने अखिलेश यादव थे जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, और उनके पहले जो चीफ मिनिस्टर थी मायावती, वो भी खड़ी थी। लेकिन ये 2 चेहरे के बावजूद बीजेपी ने कोई चेहरा सामने नहीं रखा और चुनाव लड़ा, फिर भी 300 सीटें जीत गई थी बीजेपी। और बाद में उन्होंने पार्लियामेंट के जो मेंबर थे
योगी आदित्यनाथ, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। लेकिन पिछले 4.5 साल में जिस ढंग से योगी जी ने काम किया है या उनकी चर्चा हुई है, तो बीजेपी के पास इस कारण से एक तीसरा चेहरा उभर कर सामने आया। तो ये हुई स्टेट की बात थी और देश की बात थी। अब बात ऐसी है कि अगर 2014 में अपोजिशन का या कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं था, या चेहरा जो था उससे भी मोदी का चेहरा भारी हुआ, और 2019 में उसका ही रिपीटेशन हो गया, क्योंकि अपोजिशन का चेहरा बनकर राहुल गांधी उभरे थे। और राहुल गांधी आज भी बहुत सारे एनालिस्ट ऐसा मानते, विश्लेषक मानते कि राहुल गांधी समझो मोदी जी या बीजेपी के लिए एक इंश्योरेंस वो बन गए, बीमा बन गए, कि जब तक राहुल गांधी अपोजिशन का चेहरा बने रहेंगे तब तक बीजेपी पार्लियामेंट का चुनाव आराम से जीत लेगी। बड़ा भारी बहुमत लाएगी या नहीं मालूम, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और उसकी ही सरकार बनेगी। ये तो तय है जब तक राहुल गांधी है, ऐसा कहा जाता है। इसी कारण अपोजिशन में जो मतभेद है वो यही है कि मोदी जी के सामने कौन सा चेहरा बनकर हम खड़े हो जाए, पूरे सब अपोजिशन पार्टियां इकट्ठा हो जाए, फिर भी हमको एक चेहरा देना पड़ेगा कि भाई ये हमारा अगला प्राइम मिनिस्टर होगा। अगर मोदी जी को आप हटाते तो हम इनको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे। और उस चेहरे के लिए जो मारामारी चालू है, तो उसमें कभी बोला जाता है कि शरद पवार भी हो सकते हैं, ममता बनर्जी भी हो सकती है। और अभी मैंने एक वीडियो बनाया था कि राहुल गांधी शायद कांग्रेस के दावेदार नहीं रहेंगे। इसका मतलब शायद कांग्रेस अपना कोई उम्मीदवार आगे नहीं लाएगी। लेकिन अगर राहुल गांधी भी नहीं है तो देश में सर्वमान्य हो ऐसा चेहरा कौन सा है, कौन खड़ा हो सकता है? ममता हो सकती है। अगर हम ममता की तरफ मुड़कर देखें तो एक बात पक्की है कि मोदी जी या बीजेपी ममता को नेशनल चैलेंज करके देखने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ममता अपोजिशन का चेहरा नेशनल लेवल पर बनती है तो वो हमारे लिए चैलेंज होने के बजाय अपोजिशन के लिए ही चैलेंज है, क्योंकि ममता दूसरों की सुनती नहीं है। कम से कम राहुल गांधी सुनते नहीं है लेकिन मिलते भी नहीं है। ममता बनर्जी मिलती भी है लेकिन किसी की सुनती नहीं। इसलिए अगर ममता बनर्जी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए चेहरा बनकर सामने लाया जाएगा तो सब अपोजिशन पार्टियों को इकट्ठा रखना ममता के लिए और ऐसे गठबंधन के लिए आसान बात नहीं रहेगी। इसीलिए जो चिंता है अपोजिशन महागठबंधन बनाने वालों को कि हम चेहरा करके किसको पेश करें। और इस मामले में एक नाम आगे आ रहा है, मुझे कुछ दोस्तों ने बताया। वो नाम जो है वो वैसे तो नया नहीं है, लेकिन जिनके पास वो महत्वाकांक्षा है जो पिछले 7-8 साल से खुद प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा लेकर बैठे, वो मुंह से नहीं बोलते। जैसे हमारे शरद पवार तो 91 से लेकर आज तक प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तैयार बैठे, लेकिन उनका कोई गणित नहीं बन रहा। वैसे ही और एक नेता देश में है जिनको प्राइम मिनिस्टर तो बनना है, लेकिन उनका भी गणित नहीं बना। लेकिन उन्होंने सबसे पहले मोदी जी को चैलेंज किया था और उनका नाम है नीतीश कुमार। आज देखिए आप कि नीतीश कुमार एनडीए में ही है, लेकिन जब मोदी का चेहरा सामने लाया गया तब एनडीए में से सबसे पहला अपोजिशन विरोध नीतीश कुमार ने किया था, और वो यहाँ तक चले गए कि वो एनडीए से बाहर निकले। बीजेपी और उनकी जो 10 साल की दोस्ती थी बिहार में वो उन्होंने तोड़ी और वो लालू के साथ भी चले गए। क्यों? वो मोदी के खिलाफ थे। लेकिन मन में ये भी आशा थी कि अगर अडवाणी हट गए
तो एनडीए में हमारा चेहरा आगे आना चाहिए, उनकी मनीषा थी, क्योंकि उनका चेहरा बिहार में इतना चमकीला हो गया था। 2005 में जब नीतीश कुमार पहली बार चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद फिर से 2010 में जो चुनाव हुआ उसमें उनको बड़ा रिकॉग्निशन अकेले बिहार में नहीं तो देश भर में मिला था, क्योंकि 2005 में बीजेपी और नीतीश कुमार मिलकर थोड़ा सा बहुमत था, यानी आधे से कुछ सीटें ज़्यादा थी, लेकिन जो काम नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में किया, बिहार में जो केओस था, अराजक था, वो हटाकर बिहार में कुछ गवर्नेंस खड़ा किया उन्होंने। उससे उनकी इमेज इतनी उजली थी, बहुत अच्छी हो गई थी कि 5 साल बाद जब बीजेपी और नीतीश कुमार साथ साथ चुनाव में लोगों के सामने गए तो लोगों ने इनको बहुत बड़ा भारी बहुमत दिया। यानी हम यूपी की तरफ देखते 300 सीटें, समझो उसी ढंग से बिहार में बड़ा भारी बहुमत। बड़ा भारी का मतलब क्या है? 200 से जो कुछ सीटें थी, 280 वगैरह, जो 250 सीटें थी, उसमें 200 से ज़्यादा सीटें बीजेपी और नीतीश कुमार को मिली थी। अकेले नीतीश कुमार की पार्टी को 212 सीटें मिली थी और बीजेपी को कुछ 90 सीटें मिली थी। तो दोनों मिलकर 200 से ज़्यादा सीटें थी। लालू प्रसाद जिन्होंने 3 बार बिहार का चुनाव जीता था, उनकी पार्टी सिर्फ 28 सीट तक पहुंच गई। 28 एमएलए आरजेडी के चुनकर आए 2009 में, और कांग्रेस के तो 4 बचे, यानी कांग्रेस और पासवान और ये सब मिलकर जो बने थे, उनको 50 सीटें तक नहीं मिली बिहार में। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आज भी नीतीश कुमार को सामने लाए तो नीतीश कुमार बाकी लोगों जैसे बदनाम नहीं है, लेकिन वो तो एनडीए में है। तो मुझे जो खबर मिली है कि शायद नीतीश कुमार एनडीए से बाहर निकल सकते हैं अगर उनको प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाए। और हमने अभी देखा है कि पेगासस मामले में उनकी पार्टी ने एनडीए के खिलाफ जाकर, गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर, मोदी सरकार के खिलाफ होकर पेगासस की इंक्वायरी होनी चाहिए, ये मांग उठाई थी। और उस खबर के बाद ये दूसरी खबर, अभी इस पर चर्चा कहीं नहीं हुई है, लेकिन मेरे दिल्ली में बैठे दोस्त थे कुछ पत्रकार, उन्होंने ये खबर दी कि शायद प्रधानमंत्री का चेहरा बनकर अगर अपोजिशन नीतीश कुमार को सामने लाएंगे, अपोजिशन पार्टियां, तो नीतीश कुमार आज भी एनडीए छोड़ सकते हैं। यानी कि 2024 में अगर पूरा अपोजिशन महागठबंधन बन के खड़ा होगा तो उनका चेहरा होने के लिए नीतीश कुमार राजी हो गए, ऐसा मैंने उन दोस्तों से सुना है। और उसमें एक और बात है कि प्रशांत किशोर, जिन्होंने 2015 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ नीतीश और लालू को इकट्ठा लाकर बीजेपी को इमीडिएटली लोकसभा चुनाव के बाद इमीडिएटली हराकर दिखाया था, वही प्रशांत किशोर इसमें इनिशिएटिव ले रहे, आगे आए और वही कोशिश कर रहे कि नीतीश कुमार इस अपोजिशन का चेहरा बने, प्रधानमंत्री पद का चेहरा बने। इसलिए शायद प्रशांत किशोर बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स से बार बार मिल रहे हैं। तो शायद ये हो सकता है, क्योंकि एक बात देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी में तो उपाध्यक्ष रहे, ममता को उन्होंने मदद किए, अमरिंदर को मदद किए, शिवसेना को मदद किए, केजरीवाल को मदद किए, स्टालिन को मदद किए, जगन रेड्डी को मदद किए। तो इन लोगों को इकट्ठा लाने में किसी एक पार्टी नहीं बल्कि प्रशांत किशोर अगर इनिशिएटिव लेते तो महागठबंधन हो सकता है, और उस महागठबंधन का चेहरा करके नीतीश कुमार को पेश किया जाए तो एक अलग से चैलेंज खड़ा हो सकता है। हाँ, ये कितना पॉसिबल है मुझे मालूम नहीं, लेकिन
उसका जो लॉजिक मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, तर्कशास्त्र ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रशांत किशोर उसके प्रयास कर रहे हैं और उनका गुडविल इतने बहुत सारे अपोजिशन पार्टियों में है, तो प्रशांत किशोर और महागठबंधन इस मोह में नीतीश कुमार एनडीए से बाहर निकल सकते हैं अगर उनको प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाए। हाँ, लेकिन उसमें अड़चनें बहुत है। आपको मालूम है कि मायावती है, राहुल गांधी है, ममता है, शरद पवार जी है, ये बहुत सारे नेता हैं जो खुद भी महत्वाकांक्षा रखते हैं, तो वो सब नीतीश कुमार के पीछे एक दिल से कितने पक्के खड़े हो जाएंगे, इस पर शक है। लेकिन जिस ढंग से मैनिपुलेशन प्रशांत किशोर करते हैं, तो ये इम्पॉसिबल है, ये अशक्य ही है, हो ही नहीं सकता, ऐसा भी हम नहीं बोल सकते। इसलिए नीतीश कुमार कुछ गड़बड़ी आगे चलकर, अभी 2.5-3 साल बाकी है, अगर प्रशांत किशोर इसमें इनिशिएटिव ले रहे हैं और ये सब पार्टियां और या उनके नेता अगर प्रशांत किशोर का साथ दे, तो ये इम्पॉसिबल नहीं है। 2024 में मोदी के खिलाफ नीतीश कुमार अपोजिशन का प्रधानमंत्री पद का चैलेंज बनकर, यानी चेहरा बनकर खड़ा हो सकते। देखेंगे अगले कुछ दिनों में क्या होता है, कुछ महीनों में, सालों में क्या होता है, देखेंगे। लेकिन जो खबर थी वो मैंने बता दी, उसकी बैकग्राउंड बता दी और उसका लॉजिक बता दिया। अब आप भी सोचिए, अगर इसमें आपको कुछ दम लगता है या कोई और उसके रेफरेंस मिल जाते हैं या पॉसिबिलिटीज दिखती है, तो उस पर सोच लीजिए। तब मैं रुकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।